नमस्कार दोस्तों, आज हमें कक्षा 10वीं की पाठ्यपुस्तिका में सम्मिलित लेखक फणीश्वरनाथ रेणु जी द्वारा लिखित ठेस इस आंचलिक कहानी के बारे में चर्चा करनी है और बिहार के ग्रामीण जीवन पर प्रकाश डालना है। मेरे प्रिय साथियों, यह कहानी हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक फणीश्वरनाथ रेणु जी ने लिखी है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं लेखक फणीश्वरनाथ रेणु जी का परिचय। फणीश्वरनाथ रेणु जी का जन्म बिहार राज्य के पूर्णिया जिले में 1921 में हुआ। हिंदी कथाकार का रुख बदलने वाले फणीश्वरनाथ रेणु जी को आज़ादी के बाद के प्रेमचंद की संज्ञा दी जाती है। आपकी कहानियों और उपन्यासों में आंचलिक जीवन की धुन, गंध, लय, ताल, सुर, सुंदरता, कुरूपता स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। आपकी भाषा शैली में एक जादुई असर मिलता है। मेरे प्यारे साथियों, अब हमें उनकी कुछ प्रमुख कृतियों को देखना है। महिला आंचल, परती परिकथा, जुलूस, एक आदिम रात्रि की महक, ठुमरी, अच्छे आदमी, कथा संग्रह, रून, जल धन जल, नेपाली क्रांति कथा, रिपोर्टाज आदि विपुल साहित्य संपदा का लेखन किया है। इस आंचलिक कहानी का प्रमुख पात्र है सिरचन, जिसके स्वाभिमान की जानकारी इस आंचलिक कहानी में दी है। सिरचन के मन को किस प्रकार ठेस पहुंचती है, उसके स्वाभिमान को हानि पहुंचती है, इसे इस कहानी के माध्यम से आपके सामने उजागर करने का सुंदर प्रयत्न किया गया है। तो आइए देखते हैं पाठ का संक्षिप्त परिचय। प्रस्तुत आंचलिक कहानी बिहार के ग्रामीण जीवन पर आधारित है। इस कहानी के माध्यम से कथाकार ने ग्रामीण जीवन, सामाजिक संबंध, कारीगरी, कारीगरों के स्वाभिमान आदि को बड़े ही सुंदर ढंग से आपके सामने चित्रित किया है। तो आइए देखते हैं मेरे प्रिय साथियों, मेरे प्रिय मित्रों, इस कहानी की जानकारी। कारीगरी के साथ साथ लेखक ने बिहार के ग्रामीण जीवन को सुंदर तरीके से स्पर्श करने का प्रयत्न किया है। इससे पता चलता है कि लेखक ने कितनी बारीकी से बिहार के ग्रामीण जीवन का अभ्यास किया है और उसकी विशेषताओं को आपके सामने उजागर किया है। तो आइए इस कहानी के माध्यम से बिहार के ग्रामीण जीवन पर प्रकाश डाल। खेती बाड़ी के समय गांव के किसान सिरचन की गिनती नहीं करते। लोग उसको बेकार ही नहीं, बेकार समझते हैं। इसलिए खेत खलिहान की मजदूरी के लिए कोई नहीं बुलाने जाता सिरचन को। क्या होगा उसको बुलाकर? दूसरे मजदूर खेत पहुंचकर 1/3 काम कर चुकेंगे, तब कहीं सिरचन राय हाथ में खुरपी डुलाता हुआ दिखाई पड़ेगा। पगडंडी पर तौल तौल कर पाव रखता हुआ धीरे धीरे। मुफ्त में मजदूरी देनी हो तो और बात है। आज सिरचन को मुफ्तखोर, कामचोर या चटोर कह ले कोई। एक समय था जब उसकी मड़ैया के पास बाबू लोगों की सवारियां बंधी रहती। उसे लोग पूछते ही नहीं थे, उसकी खुशामद भी करते थे। अरे सिरचन भाई, अब तो तुम्हारे हाथ में ही यह कारीगरी रह गई है। सारे इलाके में एक दिन का समय निकाल कर चलो, बड़े भैया की चिट्ठी आई है शहर से। सिरचन से एक जोड़ा चिक
बनवाकर भेज दो। मुझे याद है मेरी माँ जब कभी सिरचन को बुलाने के लिए कहती तो मैं पहले ही पूछ लेता भोग क्या क्या लगेगा। मड़ैया यानी झोपड़ी जो घास फूस से बनी हुई होती है। पगडंडी यानी पतला रास्ता, नैरो वे। माँ हंसती, जाजा बेचारा, मेरे काम में पूजा भोग की बात नहीं उठाता कभी। पड़ोसी गांव के पंचानंद चौधरी के छोटे लड़के को एक बार मेरे सामने ही बेपानी कर दिया था सिरचन ने। तुम्हारी भाभी नाखून से काट कर तरकारी परोसती है और इमली का रस डालकर कढ़ी तो हम मामूली लोगों की घरवालियां बनाती है। तुम्हारी भाभी ने कहाँ से बनाना सीखी है? इसलिए सिरचन को बुलाने के पहले मैं माँ से पूछ लेता। सिरचन को देखते ही माँ हुलस कर कहती, आओ सिरचन, आज नेनू मत रही थी तो तुम्हारी याद आ गई। घी की खकोरों के साथ चूड़ा तुमको बहुत पसंद है ना? और बड़ी बेटी ने ससुराल से सौगात भेजा है, उसकी ननंद रूठी हुई है मोती की शीतल पार्टी के लिए। सिरचन अपनी पनियाई जीभ को संभाल कर हंसता। घी की सौंधी सुगंध सूंघ कर ही आ रहा हूं काकी, नहीं तो इस शादी ब्याह के मौसम में दम मारने की छुट्टी कहाँ मिलती है। चूड़ा यानी तीखा पदार्थ। मोती की शीतल पाटी यानी घास की बनी हुई चटाई। सिरचन जाति का कारीगर है। मैंने घंटों बैठकर उसके काम करने के ढंग को देखा है। एक एक मोती और पटेर को हाथ में लेकर बड़े जतन से उसकी कुच्ची बनाता, फिर कुच्चियों को रंगने से लेकर सुतली सुलझाने में पूरा दिन समाप्त। काम करते समय उसकी तन्मयता में जरा भी बाधा पड़ी कि गेहूं सांप की तरह फुफकार उठता। फिर किसी दूसरे से करवा लीजिए काम। सिरचन मुंह जोर है, काम चोर नहीं। बिना मजदूरी के पेट भर भात पर काम करने वाला कारीगर। दूध में कोई मिठाई न मिले तो कोई बात नहीं, किंतु बात में जरा भी झाला वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। सिरचन को लोग चटोर भी समझते हैं। तली हुई तरकारी, दही की कड़ी, मलाई वाला दूध, इन सब का प्रबंध पहले कर लो, तब सिरचन को बुलाओ, दुम हिलाता हुआ हाजिर हो जाएगा। खाने पीने में चिकनाई की कमी हुई कि काम की सारी चिकनाई खत्म। काम अधूरा रख कर उठ खड़ा होगा। आज तो अब अध कपाली दर्द से माथा टनटना रहा है, थोड़ा सा रह गया है, किसी दिन आकर पूरा कर दूंगा। किसी दिन माने कभी नहीं। तो कुछ कठिन शब्दों के अर्थ देखते हैं। तन्मयता यानी एकाग्रता, गेहूं सांप यानी एक विषैला जानवर, चटोर यानी खाने का लालची, अध कपाल यानी आधा माथा दुखना, मोती घास और पटरे की रंगीन शीतल पाटी, बांस की तीलियों की झिलमिलाती चिक, सतरंगे डोर के मोढ़े, भूसी चुन्नी रखने के लिए मूंज की रस्सी के बड़े बड़े जाले, हलवाओं के लिए ताल के सूखे पत्तों की छतरी टोपी तथा इसी तरह के बहुत से काम है जिन्हें सिरचन के सिवा गांव में और कोई नहीं जानता। यह दूसरी बात है कि अब गांव में ऐसे कामों को बेकाम का काम समझते हैं लोग। बेकाम का काम जिसकी मजदूरी में अनाज या पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं,
पेट भर खिला दो। काम पूरा होने पर एकाध पुराना धुराना कपड़ा देकर विदा कर दो। वह कुछ भी नहीं बोलेगा, कुछ भी नहीं बोलेगा। ऐसी बात नहीं, सिरचंद को बुलाने वाले जानते हैं सिरचंद बात करने में भी कारगर है। महाजन टोले के भज्जू महाजन की बेटी सिरचंद की बात सुनकर तिलमिला उठी थी। ठहरो, मैं माँ से जाकर कहती हूँ। इतनी बड़ी बात? बड़ी बात ही है बिटिया। बड़े लोगों की बस बात ही बड़ी होती है, नहीं तो 2-3 पटेर की पार्टियों का काम सिर्फ खेसारी का सत्तू खिलाकर कोई करवाए भला? यह तुम्हारी माँ ही कर सकती है बबूनी। सिरचंद ने मुस्कुरा कर जवाब दिया था। इस बार मेरी सबसे छोटी बहन पहली बार ससुराल जा रही थी। मानू के दूल्हे ने पहले ही पटेर यानी एक प्रकार की घास, खेसारी का सत्तू यानी मटर सब्जी का एक प्रकार, मानू के दूल्हे ने पहले ही बड़ी भाभी को लिखकर चेतावनी दे दी है। मानू के साथ मिठाई की पतीली न आए कोई बात नहीं। 3 जोड़ी फैशनेबल चिक और पटेर की 2 शीतल पार्टियों के बिना आएंगी मानू तो। भाभी ने हंसकर कहा, बैरंग वापस। इसलिए 1 सप्ताह पहले से ही सिरचंद को बुलाकर काम पर तैनात करवा दिया था माँ ने। देखो सिरचंद, इस बार नई धोती दूंगी, असली मोहर छाप वाली धोती। मन लगाकर ऐसा काम करो कि देखने वाले देखते ही रह जाए। पान जैसी पतली छुरी से बांस की तीलियां और कमानियों को चिकनाता हुआ सिरचंद अपने काम में लग गया। रंगीन सुतलियों में झब्बे डालकर वह चिक बुनने बैठा। 1.5 हाथ की बिनाई देखकर ही लोग समझ गए कि इस बार एकदम नए फैशन की चीज बन रही है। मछली भाभी से नहीं रहा गया, पर्दे की आड़ से बोली, पहला ऐसा जानती कि मोहर छाप वाली धोती देने से ही अच्छी चीज बनती है तो मैं भैया को खबर भेज देती। काम में व्यस्त सिरचंद के कानों में बात पड़ गई। बोला, मोहर छाप वाली धोती के साथ रेशमी कुर्ता देने पर भी ऐसी चीज नहीं बनती बहुरिया। मानू दीदी काकी की सबसे छोटी बेटी है। मानू दीदी का दूल्हा अफसर आदमी है। बैरंग वापस यानी ऐसी चिट्ठी कि जिस पर डाक की मुहर यानी टिकट न लगाया हो। कुच्ची यानी एक प्रकार का झाड़ू होता है। मछली भाभी का मुंह लटक गया। मेरी चाची ने फुसफुसाकर कहा, किससे बात करती है बहू? मोहर छाप वाली धोती नहीं, मूंगिया लड्डू। बेटी की विदाई के समय रोज मिठाई जो खाने को मिलेंगी देखती है ना। दूसरे दिन चिक की पहली पाती में 7 तारे जगमगा उठे। 7 रंग के 7 भैया तारा। अपने काम में मगन सिरचंद को खाने पीने की सुध नहीं रहती। चिक में सुतली के फंदे डालकर उसने पास पड़े सूप पर निगाह डाली। चिवड़ा और गुड़ का एक सूखा ढेला। मैंने लक्ष्य किया, सिरचंद की नाक के पास 2 रेखाएं उभर आई। मैं दौड़कर माँ के पास गया। माँ, आज सिरचंद को कलेवा किसने दिया है? सिर्फ चिवड़ा और गुड़। माँ रसोई घर के अंदर पकवान आदि बनाने में व्यस्त थी। बोली, अरे मजली, सिरचंद को बूंदिया क्यों नहीं देती? बूंदिया मैं नहीं खाता काकी। सिरचंद के मुंह में चिवड़ा भरा हुआ था। गुड़ का ढेला सूप में एक किनारे पर पड़ा रहा अछूता। माँ की बोली सुनते ही मछली भाभी की भौवें तन गई। मुट्ठी भर बूंदिया सूप में फेंक कर चली गई।
सिरचंद ने पानी पीकर कहा, मछली बहू रानी, अपने मायके से आई हुई मिठाई भी इसी तरह हाथ खोलकर बांटती है क्या? बस मछली भाभी अपने कमरे में बैठकर रोने लगी। चाची ने माँ के पास जाकर कहा, चूड़ा यानी एक तीखा पदार्थ होता है। चाची ने माँ के पास जाकर कहा, मुंह लगाने से सिर पर ही चढ़ेगा। किसी के नैहर ससुराल की बात क्यों करेगा वह? मछली भाभी माँ की दुलारी बहू है। माँ तमक कर बाहर आई, सिरचंद, तुम काम करने आए हो, अपना काम करो। बहुओं से बतकुट्टी करने की क्या जरूरत? जिस चीज की जरूरत हो मुझसे कहो। सिरचंद का मुंह लाल हो गया। उसने कोई जवाब नहीं दिया। बांस में टंगे हुए अधूरे चिक में फंदे डालने लगा। मानो पान सजाकर बाहर बैठक खाने में भेज रही थी। चुपके से पान का एक बीड़ा सिरचंद को देती हुई इधर उधर देखकर बोली, सिरचंद दादा, काम काज का घर, 5 तरह के लोग 5 किस्म की बात करेंगे। तुम किसकी बात पर कान मत दो। सिरचंद मुस्कुराकर पान का बीड़ा मुंह में ले लिया। चाची अपने कमरे से निकल रही थी। सिरचंद को पान खाते देखकर अवाक हो गई। सिरचंद ने चाची को अपनी ओर अचरज से घूरते देखकर कहा, छोटी चाची, जरा अपनी डिबिया का गमकौआ जर्दा खिलाना, बहुत दिन हुए। दोस्तों, इस पैराग्राफ में कुछ मुहावरे आए हैं, जैसे मुंह लाल होना, बहुत गुस्सा आना, कान न देना, ध्यान ना देना, बतकुट्टी करना, झगड़ा करना, जल भुन जाना यानी गुस्सा होना जैसे मुहावरे भी हमने देखे हैं। चाची कई कारणों से जली भुनी रहती थी सिरचंद से। गुस्सा उतारने का ऐसा मौका फिर नहीं मिल सकता। झनकती हुई बोली, तुम्हारी बड़ी हुई जीभ में आग लगे। घर में भी पान और गमकौआ जर्दा खाते हो, चटोर कही के। मेरा कलेजा धड़क उठा, हो गया सत्यानाश। बस सिरचंद की उंगलियों में सुतली के फंदे पड़ गए। मानो कुछ देर तक वह चुपचाप बैठा पान को मुंह में घुलाता रहा। फिर अचानक उठकर पिछवाड़े पिक थुक आया। अपनी छुरी, हसिया वगैरह समेट संभाल कर झोले में रखे। टंगी हुई अधूरी चिक पर एक निगाह डाली और हनहनाता हुआ आंगन से बाहर निकल गया। मानो कुछ नहीं बोली, चुपचाप अधूरी चिक को देखती रही। सातों तारे मंद पड़ गए। माँ बोली, जाने दे बेटी, जी छोटा मत कर मानो, मेले से खरीद कर भेज दूंगी। मैं सिरचंद को मनाने गया, देखा एक फटी हुई शीतल पाटी पर लेटकर कुछ सोच रहा है। मुझे देखते ही बोला, बबुआ जी अब नहीं, कान पकड़ता हूँ, अब नहीं। मोहर छाप वाली धोती लेकर क्या करूँगा? कौन पहनेगा? ससुरी खुद मरी, बेटे बेटियों को ले गई अपने साथ। बबुआ जी, मेरी घरवाली जिंदा रहती तो मैं ऐसी दुर्दशा भोगता। कठिन शब्दों के अर्थ। गमकौआ जर्दा यानी पान के साथ खाने की चीज। दुर्दशा बुरी हालत। मुंह लटकाना यानी निराश होना। कलेजा धड़कना यानी भयभीत होना। यह शीतल पाटी उसी की बनी बुनी हुई है। इस शीतल पाटी को छूकर कहता हूँ, अब यह काम नहीं करूँगा। गांव भर में तुम्हारी हवेली में मेरी कदर होती थी, अब क्या? मैं चुपचाप वापस लौट आया। समझ गया कलाकार के दिल में ठेस लगी है, वह नहीं आ सकता। बड़ी भाभी अधूरी चिक में रंगीन छींट का झालर लगाने लगी। यह भी
भेजा नहीं दिखलाई पड़ता? क्यों सोनू? मानू कुछ नहीं बोली बेचारी, किंतु मैं चुप नहीं रह सका। चाची और मजली भाभी की नज़र न लग जाए इसमें भी। मानू को ससुराल पहुंचाने मैं ही जा रहा था। स्टेशन पर सामान मिलाते समय देखा मानू बड़े जतन से अधूरी चिक को मोड़कर लिए जा रही थी अपने साथ। मन ही मन सिरचंद पर गुस्सा हो आया। चाची के सुर में सुर मिलाकर कोसने को जी हुआ, कामचोर चटोर। गाड़ी आई, सामान चढ़ाकर मैं दरवाजा बंद कर रहा था कि प्लेटफॉर्म पर दौड़ते हुए सिरचंद पर नजर पड़ी। बबुआ जी, उसने दरवाजे के पास आकर मुझसे कहा। शब्दार्थ: चिक बांस की तीलियों का बना हुआ पर्दा, कोसना मन ही मन भला बुरा कहना, जतन यानी संभाल कर ले जाना। मैंने कहा, क्या है? मैंने खिड़की से गर्दन निकालकर झिड़की के स्वर में कहा। सिरचंद ने पीठ पर लदे हुए बोझ को उतारकर मेरी ओर देखा। दौड़ता आया हो, दरवाजा खोलिए। मानू दीदी कहा है, एक बार देखो। मैंने दरवाजा खोल दिया। सिरचंद दादा, मानू इतना ही बोल सकी। खिड़की के पास खड़े होकर सिरचंद ने हकलाते हुए कहा, यह मेरी ओर से सब चीजें हैं दीदी, शीतल पाटी, चिक और एक जोड़ी आसनी कुश की। गाड़ी चल पड़ी। मानू मोहर छाप वाली धोती का दाम निकाल कर देने लगी। सिरचंद ने जीप को दांत से काटकर दोनों हाथ जोड़ दिए। मानू फूट फूट कर रो रही थी। मैं बंडल को खोलकर देखने लगा। ऐसी कारीगरी, ऐसी बारीकी, रंगीन सुतलियों के फंदों का ऐसा काम पहली बार देख रहा था। तो मेरे प्रिय साथियों, यहाँ तक हमने पाठ की पूरी चर्चा की है, विस्तार से पाठ को देखा। तो यह एक आंचलिक कहानी है जो बिहार के ग्रामीण जीवन से संबंधित है। तो इस कहानी के माध्यम से फणीश्वरनाथ रेणु जी ने हमें एक ही संदेश दिया है कि पुराने जमाने में जो कारीगरी थी, जो कला थी, वह कला वहाँ पर आज नष्ट हुई दिखाई दे रही है। और सिरचंद के माध्यम से यहाँ पर कला और कलाकार का स्वाभिमान उसके जीवन में किस प्रकार महत्व रखता है, उसे भी आपके सामने सुंदर शब्दों में उजागर करने का प्रयत्न किया है। इस आंचलिक कहानी में बिहार का जो आंचल प्रदेश है, जो प्रादेशिक भाषा है, उस भाषा को भी आपके सामने वहाँ पर उजागर किया है। जैसे चिक, कलेवा, उसके साथ मोती की शीतल पाटी, उसके पास साथ है पटेर, जैसे कई सारे शब्द यहाँ पर इस पाठ में आए हैं। आशा करता हूँ कि यह पाठ आप सभी को समझ में आ गया। खुश रहो।